हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। कैसे हो भैया आप लोग? बढ़िया एकदम। चलिए, बेसिक मैथ्स नंबर सिस्टम पे हम लोग बेसिकली एक लेक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं और आज है हमारा दूसरा लेक्चर। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने रियल नंबर्स, फैक्टर, बोर्ड मास, फेस वैल्यू, डिविजिबिलिटी, प्राइम नंबर, फ्रैक्शन, ये सब पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट ऑफ एक्स पावर एन, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स एंड फ्रैक्शंस, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग आज पढ़ेंगे और 2 लेक्चर्स में बस सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे और फिर एक लेक्चर हम और लेंगे ना, जिसपे कि हम लोग करेंगे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स ऑन दिस टॉपिक्स। ठीक है, एक लेक्चर और है ना, यानी कि 3 लेक्चर्स में आपका नंबर सिस्टम खत्म होगा, 2 में थ्योरी और 1 में कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भैया। ओके, देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात फिर से बता देना चाहता हूँ। ठीक है, कि दीज आर लाइक लेटर्स ऑफ, है ना, जैसे लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो लेटर्स से क्या बनता है कि आपके वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से आपका मीनिंग बनता है ना, वर्ड से सेंटेंसेस बनते हैं और सेंटेंसेस का कुछ मीनिंग होता है। तो ऐसी ये जेई में आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि फ्रैक्शन क्या होता है या स्क्वायर रूट निकालिए, ये सब कोई नहीं पूछेगा। ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो लॉजिक हैं, ये आपको हेल्प करेंगे जेई की किसी भी प्रॉब्लम को समझने में, है ना, कि आप रीड करके एक प्रॉब्लम को समझ लो, उसको सॉल्व कर लो। जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उसके बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होंगे, वहाँ पे मैं कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा हूँगा। सो दैट्स वाई दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना, है ना, यूनिट डिजिट्स ऑफ एक्स पावर एन, है ना। चलिए, द वेरी फर्स्ट टॉपिक इट्स यूनिट डिजिट्स ऑफ एक्स पावर एन, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं यूनिट डिजिट्स ऑफ एक्स पावर एन, है ना। तो आइए जरा देखते हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये, है ना, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जेई में किसी सवाल में आपको ज़रूरत पड़ जाए कि भाई 24 की पावर 25 की यूनिट डिजिट क्या है। अब आप कहेंगे सर पढ़ सकती है क्या ज़रूरत? हाँ, पढ़ सकती है। अभी बना देते हैं एक क्वेश्चन कि द यूनिट डिजिट ऑफ 24 पावर 25 इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, देन फाइंड द अननोन्स ऑफ द इक्वेशन। कुछ भी बना सकते हैं ना, बेसिकली एक वैल्यू है, उसको किसी भी क्वेश्चन में इनपुट करा दो किसी भी तरीके से। ठीक है, 24 पावर 25 की यूनिट डिजिट और जो है लेट्स से टेक अ लाइक 8 पावर 21, इसकी यूनिट डिजिट बताओ। देखिए, अब बहुत ज़रा ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इसको, है ना, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। अब 8 की पावर 21 तो हम लोग करने वाले हैं नहीं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो हमें जुगाड़ देखना ही पड़ेगा, है ना। तो जुगाड़ देखते हैं भैया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे लेते हैं x और यहाँ पे लेते हैं यूनिट डिजिट ऑफ x पावर n एंड यहाँ पे लेते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, ओके ग्रेट। चलिए, तो x क्या हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर देंगे मामला, और n क्या है, अपन नेचुरल नंबर ही लेंगे, n की भी वैल्यू। ठीक है ना। देखिए, 1 की पावर तो 1 लोगे आप तो भी 1 ही आएगा, 1 की पावर 2 लोगे तो भी 1, 1 की पावर 3 लोगे तो भी 1। तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 की पावर n की यूनिट डिजिट हमेशा ही 1 रहेगी, है ना। 1 की पावर n की यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगी बच्चों, आपकी 1 रहेगी। ठीक है, 2 पे बात करते हैं, 2 पे। ठीक, अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 जो है वो आपका 32, 2 की पावर 6 जो है वो 64, और 2 की पावर 7 जो है वो 128, और 2 की पावर 8 जो है वो 256 मान लो, है ना। अगर आप देखो तो यूनिट डिजिट क्या हो रही है, 2486, है ना। तो यानी कि यूनिट डिजिट्स क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। जैसे जैसे हम पावर बढ़ा रहे हैं तो 2486, है ना। तो हर 4 पावर्स के बाद 2486 यूनिट डिजिट्स रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि भैया 2486 और हर 4 पावर के बाद
यूनिट डिजिट्स जो हैं वो हमारी रिपीट हो रही हैं, है ना। और 1 के केस में तो पीरियोडिसिटी कितनी थी, 1 थी, ठीक है। क्लियर है क्या? अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो अब 3 की बात करेंगे, है ना, 3 की बात करेंगे, 3 की बात कर रहे हैं तो 3 में भी हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, बट 3 में हम इस तरह से नहीं करेंगे ना, ऐसे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा ना, है ना। गदागिरी थोड़ी करनी है, जेई का पेपर देना है भाई, ठीक है। हाँ, रट्टागिरी और गदागिरी दोनों काम नहीं करेंगे ना। सो बेसिकली एक आपको जो है एक बताता हूँ बात, है ना, छोटी सी बात है कि भाई एक बंदा जो है ऐसे ट्रेन में जा रहा था, ठीक है, बैठा हुआ था, और सामान जो है उसने अपने ऊपर जो है 10 किलो ऐसे ऊपर रख रखा था ना, 10 किलो। तो इतने में ही जो है एक बेचारा बच्चा जो जेई एस्पिरेंट था वो ट्रेन में चढ़ा, तो उसने इस इंसान को देखा तो उसने कहा भाई गधे आदमी, जब ट्रेन इस डायरेक्शन में जा ही रही है छुक 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 करके, तो ये 10 किलो का जो बोझा तू फ्लोर पे रख देना, तो जैसे तू जा रहा है तेरा सामान भी साथ चला जाएगा, है ना। हाँ, तो इसलिए जेई एस्पिरेंट्स स्मार्ट होते हैं, तो इसलिए कभी भी रटने का ऐसा बहुत ज़्यादा रखने का नहीं है एटीट्यूड, ठीक है। क्योंकि जिस दिन पेपर देने जाओगे भाई कितना रट के जाओगे यार, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, है ना। तो जैसे वो ट्रैकिंग पे जाते हैं ना, है ना, कैंपिंग पे जाते हैं, तो कम से कम सामान लेके जाते हैं, बिल्कुल मिनिमम, है ना। पानी भी मतलब इतना कि बस आदमी का पीने लायक, ठीक है, धोने के लिए भी कागज समझ रहे हो। हाँ, तो पानी का नाम लिया तो मुझे पानी की प्यास लग गई यार, है ना, जरा पानी पिया लो। चलिए, तो अब देखिए यूनिट डिजिट्स आप ऐसे भी निकाल सकते थे, देखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। हमको किस में इंटरेस्ट है? यूनिट डिजिट में इंटरेस्ट है ना मेरे भाई, यूनिट डिजिट में इंटरेस्ट है ना। तो यूनिट डिजिट में क्या करता हूं मैं, देखो 2 की पावर 1 2 है यूनिट डिजिट, फिर अगली यूनिट डिजिट 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अठे 16, फिर यूनिट डिजिट इस्तेमाल करूंगा, 2 छक 12, फिर यूनिट डिजिट इस्तेमाल करूंगा, 2 दूनी 4, मतलब मल्टीप्लाई करके 2 से और सिर्फ यूनिट डिजिट्स लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो ऐसे करके 2486 2486 चलता रहेगा। तो ऐसे ही 3 की पावर 1 3, 3 3 जा 9, 3 नम 27, यूनिट डिजिट इस्तेमाल करूंगा, 3 7 21 यानी कि 1, और 4 होती है मैक्सिमम पीरियोडिसिटी, ठीक है। 4 की बात करूंगा तो 4 4 चौक 16 6, 4 6 24, फिर से रिपीट हो गई ना, सो इट मीन्स 2। 5 की बात करूंगा, 5 5 25, 5 5 25, ये तो रिपीट ही हो रहा है ना हर बार। 6 6 छंग 36, तो ये यूनिट डिजिट इसकी रिपीट ही हो रही है ना, ठीक है। तो ये हमने बना दिया भैया 5 6 तक, ठीक है। तो ऐसे कुछ रटने का नहीं भाई सामान कभी भी, ठीक है। हाँ, ऐसे पढ़ने का, ठीक है। अब कितनी और ले लें भाई, 6 पढ़ा दिया, 6 के बाद ये ऐसे 7 8 और ये ऐसे 9, ठीक है। ये 7 का कितना आ जाएगा, 7 7 7 49, यूनिट डिजिट ले रहा हूँ, 7 9 63, यूनिट डिजिट ले रहा हूँ, 7 3 21, यूनिट डिजिट ले रहा हूँ। 4 से ज़्यादा पीरियोडिसिटी होती नहीं है। 8 की बात करेंगे, 8 की पावर 1 8, 8 अटी 64, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, इसके बाद पीरियोडिसिटी 4 मैक्सिमम होती है। 9 की बात करेंगे, 9 9 निम 81, 9 एकम 9, फिर तो रिपीट हो जाएगी, तो यानी कि पीरियोडिसिटी 2। और 10 की तो कोई भी पावर लोगे तो मेरे भाई यूनिट डिजिट 0 ही आएगी, ठीक है। तो ऐसे करके ये टेबल कंप्लीट हो गई हमारी। चलिए इसी के साथ कांग्रेचुलेशंस, जल्दी से एक बार नोट कर लीजिएगा प्लीज, एक बार नोट कर लीजिएगा। और भाई कोई आदमी अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएगा कि 2486 है तो मैं इसको 2468 लिख दूं, इवन नंबर है ना, इवन नंबर है तो 2468 लिख दूं। नहीं भाई, जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में रहने देना, ठीक है। अच्छा, पीरियोडिसिटी को कैसे इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, हमने तो यहाँ पे 10 तक के नंबर कवर किए है ना, 10 की तो कोई भी पावर लोगे तो यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, है ना। अच्छा, कोई नंबर अगर 2 डिजिट का होगा तो फिर क्या करोगे, कोई नंबर 3 डिजिट का होगा तो फिर क्या करोगे, उसकी यूनिट डिजिट कैसे निकालोगे, है ना। तो मान के चलो 24 की पावर 25 की बात कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे भैया, सिर्फ इसकी पावर की यूनिट डिजिट कवर करेंगे, यानी कि यूनिट डिजिट को कंसिडर करते हैं, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट निकालनी है अगर, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, लेट्स से 24 की पावर 25 की हमें यूनिट डिजिट निकालनी है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग क्या निकालेंगे भैया, जल्दी बोल, हम लोग निकालेंगे 4 की, है ना, इसकी जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर की, तो हम लोग निकालेंगे यूनिट डिजिट ऑफ 4 पावर 25, है ना, ऐसे निकालेंगे। और अगर कोई 3 डिजिट नंबर हो या उससे ज़्यादा हो
ठीक है ना। तो हमेशा क्या करते हैं, मान लो 224 की पावर 25 है तो भी हम लोग इसकी अगर हमें यूनिट डिजिट निकालनी है तो हम लोग 4 की पावर 25 की यूनिट डिजिट निकालेंगे। ठीक है भैया, ये बात ध्यान रहेगी हमेशा सभी को, ये बात ध्यान रहेगी क्या? ठीक है। अच्छा, हायर पावर्स को कैसे डील करोगे? हायर पावर्स को कैसे डील करोगे, है ना। तो ये क्वेश्चन तो अभी हम लोग अगले पेज पे लेके चलेंगे ना। ठीक है, हायर पावर्स को कैसे डील करोगे? अब देख भाई, हायर पावर्स को कैसे डील करते हैं, देख मैं तेरे को बता दूं हायर पावर्स को कैसे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। सो बेसिकली देखिए, जैसे कि आपको पता है कि 2 की पावर 1, ठीक है। अब मान के चलो कभी आपसे पूछ लिया कि भाई 2 की पावर 431 है ना, इसकी यूनिट डिजिट बताओ, है ना। इसकी मान लो आपको ज़रूरत पड़ गई तो ये तो बहुत हायर पावर है, तो कैसे निकालेंगे यूनिट डिजिट? बहुत ही सिंपल है। देखिए हायर पावर्स को ऐसे डील करते हैं, आपका 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट 2, 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट 4, 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 8, ठीक है। और 2 की पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना भैया, है ना, 6, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 2 की पीरियोडिसिटी 4 है, ठीक है ना, तो हर 4 पावर्स बाद क्या हो रहा है भैया, आपका जो है, देखिए लॉजिक समझिएगा, हर 4 पावर्स के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है। तो किसी भी हायर पावर को आप इस तरीके से चेंज करेंगे, 2 की पावर, है ना, क्योंकि 4 पीरियोडिसिटी है तो हर 4 पावर्स के बाद नंबर क्या होगा, रिपीट होगा। तो कोई भी नंबर आपको 2 की पावर 4n+1, है ना, कोई भी नेचुरल नंबर जो पावर होगी वो या तो 4n+1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना, या 4n+2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर 4n+3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर 4n+4 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। इसी तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी क्या? आप ये मान के चलो कि आपको 4n का वैल्यू कितना लेना है, इक्विवेलेंट टू 0 लेना है। तो तब आपको क्या होगा, इसकी यूनिट डिजिट इसी के इक्विवेलेंट मिल जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट इसी के इक्विवेलेंट मिल जाएगी, इसकी यूनिट डिजिट इसी के इक्विवेलेंट मिल जाएगी, और इसकी यूनिट डिजिट इसी के इक्विवेलेंट मिल जाएगी। सेम लॉजिक लगा के आप किसी भी नंबर की हायर पावर को सॉल्व कर सकते हो भाई। सेम लॉजिक लगा के आप किसी भी नंबर की हायर पावर को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, ये तो चलो यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ 4 पीरियोडिसिटी है वो वाले सारे केसेस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, जहाँ जहाँ 4 पीरियोडिसिटी है वो सारे केसेस तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ मान के चलो 2 पीरियोडिसिटी है वो कैसे सॉल्व होंगे, वही वो कैसे सॉल्व होंगे जरा बता देते हैं भैया, ठीक है, वो कैसे सॉल्व होंगे बता देते हैं, ठीक है ना। अब जरा समझिएगा, जहाँ जहाँ आपके पास, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे 2 पीरियोडिसिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल 9, तो 9 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 9, 9 की पावर 2 में यूनिट डिजिट कितनी है भैया, 1, ठीक है। तो अगर कोई भी 9 की बड़ी पावर होगी तो क्योंकि हर 2 पावर के बाद क्या हो रहा है, यूनिट डिजिट रिपीट हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, 2n+1, है ना, और 9 की पावर 2n+2, इस तरीके से नंबर्स को चेंज करेंगे, ठीक है। सो अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो 2n को हम यहाँ पे इक्वलेंट टू 0 ले सकते हैं, ठीक है। सो 2n, 9 की पावर 2n+1 जो है उसकी यूनिट डिजिट विल बी इक्वलेंट टू 9 की पावर 1 की यूनिट डिजिट के, है ना। तो 9 की पावर 2n+1 की यूनिट डिजिट 9 के बराबर होगी, और 9 की पावर 2n+2 की यूनिट डिजिट 1 के इक्वल होगी, ठीक है ना। क्लियर है कि भैया? हाँ, इस तरीके से आपको काम करना है। अब आइए जरा क्वेश्चन करते हैं, ये जो स्टार्टिंग में अपने 2-4 क्वेश्चंस किए थे उसको करते हैं, उसके बाद बहुत सारे टॉपिक पढ़ रहे हैं ना। यूनिट डिजिट को हमने काफ़ी समय दे दिया और आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर भी होगा, ठीक है। चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। सो अब ये क्वेश्चन है, फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ, है ना, क्या है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऑफ 8 पावर 25। सो 8 पावर 25 भैया आप देखिएगा बहुत ध्यान से, 8 पावर n की यूनिट डिजिट अगर लिखेंगे तो 8 की पावर 1 8, 8 8 64, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट्स लिख लिए 8426, 4 से ज़्यादा नहीं होती, रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। चलिए, तो 4 अगर हमारी पीरियोडिसिटी है तो यानी कि 8 पावर 25 को मैं क्या लिखूंगा, 8 की पावर 4 इंटू n, है ना, 4 24 प्लस 1, यानी कि इसकी यूनिट डिजिट किसके बराबर होगी, 8 पावर 1 की यूनिट डिजिट के, और 8 पावर 1 की यूनिट डिजिट कितनी होगी, 8, ठीक है। सो 8 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके अलावा आप कुछ और क्वेश्चंस भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे स्टार्टिंग में, कुछ क्वेश्चंस दिए थे, क्या दिया था भैया मैंने स्टार्टिंग में, मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, क्या दिया था भैया मैंने आपको,
मैंने आपको दिया था 24 की पावर 25 है ना, इसकी यूनिट डिजिट आपको निकालनी थी। हमने जहां पे माइंड मैप लिखा था तो यूनिट डिजिट्स ऑफ x पावर n है ना। नाउ इट्स टाइम फॉर एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। और जब मैं नंबर्स कह रहा हूं ना, नंबर्स, तो नंबर्स ये रैशनल भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। फ्रैक्शंस की और नंबर्स की बात चल रही है तो हमें एलसीएम और एचसीएफ आज हर तरह के नंबर्स का पढ़ना है, चाहे वो रैशनल हो, इरैशनल हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, नेगेटिव इंटीजर्स हो, कुछ भी हो, कुछ भी। ठीक है, चलिए तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स एंड फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। तो पहले ये तमाम बातें आप प्लीज नोट कर लीजिए कॉपी में। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब पढ़ेंगे हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, सो एचसीएफ एंड एलसीएम हमने बचपन में बहुत पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जेई के लिए, थोड़ा फील करते हैं कि एचसीएफ एलसीएम क्या था। ठीक है, वो तो हमने निकालना सीख लिया था बचपन में, बट फील नहीं किया था ना। तो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट्स को फील कर लें तो उसके बाद हम लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में भी एचसीएफ एलसीएम को लगा पाएंगे। ठीक है, हंस भी जाया करो कभी कभी, हमेशा रोते रहते हो। दिल संभल जा जरा, मुझको पढ़ने दे तू जेई के लिए, दिल अभी रुक जा जरा, बाद में मिलाऊंगा तुझे तेरी क्यारा से दिल। अब मेरी बात सुनो भाई, एचसीएफ एंड एलसीएम। सो देखिए, एलसीएम को थोड़ा फील करते हैं ना। एलसीएम, इसका फुल फॉर्म क्या भैया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। इसलिए मैंने कल आपको क्या समझाया था? मल्टीपल समझाया था। मल्टीपल क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है ना, लेट्स से एक नंबर लेते हैं 3 और एक लेते हैं 5। सो 3 के मल्टीपल्स लिखो भैया जरा। तो जब आप मल्टीपल्स करते हो बच्चों, तो कहां से शुरू करते हो? एक एक बात का आपसे मैं जवाब लूंगा, है ना, हिसाब लूंगा एक एक बात का। जब 3 के मल्टीपल्स लिखते हो तो बचपन से ही फर्स्ट मल्टीपल से शुरू करते हो, है ना। 3 1 3, 3 2 6, ऐसे करके। सो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, है ना। 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 धाम 30, है ना। ऐसे करके आप मल्टीपल्स लिखोगे। फिर आप 5 के मल्टीपल लिखोगे। 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, है ना, एंड सो ऑन। अब 3 और 5 का मुझे एलसीएम चाहिए। अब मेरी बात समझो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो पहले तो मैं कॉमन मल्टीपल ढूंढूंगा। 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल कहां है भैया? 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल कहां है? एक तो यहां पे है और एक भैया कहां पे है? यहां पे है। तो 15 और 30 दोनों ही कॉमन मल्टीपल हैं, पर आपको कौन से वाला चाहिए? लीस्ट, जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा मल्टीपल है, आपको वो चाहिए। सो आपको सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए, यानी कि आपको सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए। एंड दिस इज हाउ वी फील एलसीएम, है ना। हमने एलसीएम फील कर लिया, बहुत अच्छी बात है। एलसीएम फील कर लिया भाई हमने सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमने फील कर लिया, ठीक है, यस। अब जरा थोड़ा सा और फील करते हैं, एचसीएफ को फील करते हैं ना। एचसीएफ को हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं ना। चलिए ठीक है, अब मैं एचसीएफ ऑफ क्या बात करता हूं भैया? एचसीएफ ऑफ लेट्स से मैंने 2 नंबर लिए एंड लेट्स से 8 एंड 24, ठीक है ना। इसका मैं एचसीएफ लेता हूं। सो इसका एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या है भैया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन, अच्छा मैंने कल आपको फैक्टर्स भी बताए थे, मैं सिर्फ प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने फैक्टर्स बताए थे आपको। तो अगर आप 8 के सभी फैक्टर्स लिखोगे बच्चों, तो 8 के सभी फैक्टर्स कैसे लिखोगे आप? 1 राइट, 2 राइट, 4 राइट, 6 राइट, 8 नहीं 6 नहीं हो सकता, 8 1 2 4 8, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। और 24 के सभी फैक्टर्स लिखेंगे तो 24 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 24 के डिवाइजर्स की लिस्ट क्या होगी? 1 2, है ना, 3 भी होता है ना 24 का, 4 6 8 12 24। अब देखिए, ये 8 के फैक्टर्स हैं और ये 24 के फैक्टर्स हैं। मुझे क्या चाहिए? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या क्या है? 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, ठीक है, और 4 भी कॉमन है और 8 भी कॉमन है।
पर मुझे सबसे बड़ा क्या चाहिए, सबसे बड़े वाला कॉमन फैक्टर चाहिए। तो यानी कि मेरे को सबसे बड़े वाला कॉमन फैक्टर चाहिए, यानी कि HCF ऑफ 8 and 24 is 8। दिस इज हाउ वी फील इट, दिस इज हाउ वी फील इट। हमने फील कर लिया। अच्छा, अब जब फील कर लिया बच्चों, आइए 2-4 क्वेश्चंस में पहले HCF LCM निकाल लेते हैं ना, क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास उसके हिसाब से निकाल लेते हैं, एंड देन फिर कुछ इसके कॉम्प्लिकेटेड केस की बात करेंगे, जैसे इरेशनल्स के बीच में HCF LCM क्या होगा, है ना, इस तरह की बातें करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं, बात करते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब देखिए ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या HCF, बात एक ही है ना, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से तो आप निकाल ही सकते हो। कैसे निकालते हैं भैया प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है ना। सो इट इज 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अठे 16, ठीक है ना, 2 6 12, 2 निम 18 और 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 3 9। यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर्स रखोगे आप, मतलब आप जो डिवाइजर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको प्राइम ही रखना है ना, प्राइम ही रखने ना। सो 3 दूनी 6, 3 3 9, दैट्स इट, बस। अब हमको इसके आगे कोई भी कॉमन, देखिए ये सब तो कॉमन है, ये सब तो कॉमन है, ये सब तो कॉमन है, लेकिन अब मुझे आगे ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं जो 2 और 3 को एक साथ डिवाइड करते हैं। तो बस यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे और हम लोग क्या कहेंगे भैया, HCF ऑफ 24 and 36 विल बी प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स, है ना। सो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है भैया, क्लियर है क्या, 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी है। तो ये कैसे हो गया भैया, 12 18 और 24, इसका हमको HCF निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 6 12 प्राइम से, देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 6 12, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौक 12। इसके बाद बच्चों कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो बेसिकली क्या कर दे, इसको कॉमनली डिवाइड कर दे, है ना। तो हम लोग स्टॉप कर देंगे, है ना। 2 3 4 को एक साथ डिवाइड करने वाला कोई नंबर बचा नहीं है। सो अब HCF कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, इट इज 2 इंटू 3, 2 3 6। ठीक है भैया, दिस इज द HCF। ये सबसे बड़ा वो नंबर है जो 12 18 और 24 को डिवाइड कर देगा। इससे बड़ा कोई नंबर हो नहीं सकता जो 12 18 और 24 को तीनों को डिवाइड कर दे, है ना। आप करके देख लो, तो ये सबसे बड़ा नंबर है, दैट इज व्हाई इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, चलिए, तो ये तो बहुत बेसिक सी बात थी, है ना, आपने बचपन में पढ़ी होगी, एक बार हमने आपको रिवाइज भी करा दिया। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 64 and 56। सो अब डिवीजन मेथड से सिखाता हूं आपको, है ना, डिवीजन मेथड। देखिए ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, अब HCF आप डिवीजन मेथड से कैसे निकाल सकते हो, डिवीजन मेथड से। सो 2 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स में छोटे वाले नंबर से आप बड़े वाले नंबर को डिवाइड करना शुरू करिए, ठीक है ना। तो इट इज 56, 14 में से 6 गया 8। अब क्या होगा कि ये जो है आपका डिवाइजर, ये नया डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है ना। सो 8 7 56, और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये जो फाइनल डिवाइजर है यही आपका क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। तो व्हाट वी कैन से, HCF ऑफ 64 and 56 इज 8। क्लियर है, एक ये भी तरीका है, ये यूक्लिड्स जी ने जो है डेवलप किया था, यूक्लिड्स जी ने। ठीक है, हाँ ठीक है भैया, क्लियर है क्या। चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अब आगे फर्दर बढ़ते हैं, बात करते हैं फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बाय डिवीजन मेथड ऑफ 3 नंबर्स। अब 3 नंबर्स को अगर हम लोग वो डिवीजन मेथड से सॉल्व भी करना है तो कोई इसमें बहुत बड़ी समस्या नहीं है मेरे भाई। कभी भी 3 नंबर्स में कोई भी ऑपरेशन लगाना है तो 2 एट ए टाइम लगाओ ना, पहले इसका और इसका लगाओ, फिर इसका और इसका निकाल देना। सो 25 और 45 का LCM मैंने निकाला, HCF निकाला मैंने कैसे, डिवीजन मेथड से। सो 25 एकम 25, ये 0, 4 में से 2 गया। अब नया जो मेरे पास नया जो डिविडेंड है वो ये हो जाएगा, ठीक है ना, इट इज़ 25। सो डिविजर बिकम्स द डिविडेंड, तो 20 एकम 20, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 5। और अब ये जो डिवाइजर था ये नया डिविडेंड बन जाएगा। सो 5 चौक 20। कब तक करना है ये काम, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। सो दिस इज योर HCF। नाउ ये किसका किसका HCF है बच्चों, दिस इज HCF ऑफ 25 and 45। तो ये आपको क्या करना है, अब आप HCF ऑफ
इनका तो 5 निकल गया। अब आप 5 और 75 में HCF निकाल दो। सो दैट मीन्स 5 को जब हम 75 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो ये तो कितना हो गया भैया, इट इज़ ये 0 हो गया, ठीक है ना, रिमाइंडर। तो यही आपका क्या होगा, HCF होगा। सो दैट मीन्स 25, 45 और 75 में 5 ही आपका HCF हो गया है। क्लियर है क्या? ठीक है। यहां पे एक प्रॉपर्टी हम लोग एक चीज और भी समझ सकते हैं, है ना, ये करने का नीड भी नहीं था, ये एग्जैक्टली ये करने का नीड भी नहीं था, ये करने का नीड भी नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर इफ B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, अगर A B को पूरा डिवाइड कर देता है तो इट मीन्स HCF ऑफ AB इज A। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है? जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करे और इंटीजर दे दे, है ना, जैसे 6 12 को डिवाइड करके इंटीजर दे देगा, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। जबकि 15 6 को डिवाइड करके क्या देगा, 2.5 देगा, दैट इज नॉट एन इंटीजर। तो इस केस में हम लोग एग्जैक्टली डिविजिबल बोलते हैं। सो अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है ना, एग्जैक्टली डिवाइड कर पा रहा है, तो अगर हम बात करें उनके HCF की, तो जो नंबर आपका डिवाइड कर पा रहा है, यानी कि जो आपका डिवाइजर है, वही आपका क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, क्लियर है मेरे भाई? इतनी बात क्लियर है क्या, है ना? यहां तक तो सभी को क्लियर होगा। यानी कि HCF और LCM को हमने फील भी करा दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको रिवाइज करा दिया। देन वी विल टेक द, ठीक है, ये हमारा जो क्या बोलते हैं डिवीजन मेथड से भी हमने आपको HCF करा दिया। 3 नंबर्स में अगर HCF चल रहा है तो कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और अगर B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A है तो HCF ऑफ 2 नंबर्स विल बिकम द, है ना, द डिवाइजर। ठीक है, क्लियर है क्या? चलिए अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है, और अच्छी प्रॉब्लम होती है ये डिवाइड करके रिमाइंडर वाली प्रॉब्लम। वो कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 219 एंड 486 लिविंग 3 and 2 रिमाइंडर्स। सो इट्स अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो बेसिकली वो कह रहा है कि भाई ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, वो सबसे बड़ा नंबर बताओ जो डिवाइड हो सके। तो ग्रेटेस्ट और डिवाइड कर रहा है वो, तो ग्रेटेस्ट डिवाइजर, यानी कि आपको ग्रेटेस्ट, अच्छा 2 नंबर्स का चाहिए तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर चाहिए आपको। और कब? वो कह रहा है कि डिवाइड करने के बाद, मान के चलो डिवाइड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर लेट से आपका x है। जब x आपका इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना छोड़ रहा है, 3 और 2। और 3 और 2 रिमाइंडर अगर छोड़ रहा है तो मैं क्या करूंगा, 3 को इससे घटा दूं तो कोई रिमाइंडर छोड़ेगा ही नहीं। सो 219 माइनस 3 कर दूंगा तो अब कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना। अगर मैं अब इसको x से डिवाइड करूंगा तो नो रिमाइंडर एट ऑल, नो रिमाइंडर एट ऑल। और अगर मैं बात करूंगा कि 486 में से 2 को घटा दूंगा, है ना, क्योंकि रिमाइंडर बच रहा था, और x क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो अब भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। सो बेसिकली x क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ व्हाट, 219 माइनस 3 और 486 माइनस 2। तो यानी कि x इज इक्वल टू HCF ऑफ 216 एंड इट इज 484। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। डिवीजन मेथड से सिंपली निकाल सकते हैं। 216 को जब हम लोग 484 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे ना, सो 216 जब 484 को डिवाइड करेगा, सो लेट्स टेक 2 टाइम्स ले लेते हैं। सो 2 16 चौक 2 6 12 का 2 का हासिल को 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 दूनी 4। सो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 3 गया 5। नाउ इट इज़ 216। सो अगर मैं इसको 4 टाइम्स चलाऊं तो ये हो जाएगा 208। नाउ 16 में से 8 गए 8। अब मैं अगर 52 को डिवाइड करूं सो इट इज़ 8 6 48, है ना। सो 12 में से 8 गया 4। नाउ अगर मैं 8 को बेसिकली डिवाइड करता हूँ, 4 दूनी 8, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। सो 4 इज़ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई, है ना। x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, हमारे पास 4 आ गई। इसके अलावा हम इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करें, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करें तो 216 और 484 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व करते हैं तो 2 एकम 2, 2 0 0, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4
और 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो बच्चों, सो ऐसा कोई नंबर आपके पास नहीं है, ना तो अब ये 2 से डिविजिबल है, ना ये 3 से डिविजिबल है, ना ये बेसिकली 4 से डिविजिबल है, ठीक है ना, क्योंकि 4 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट की 2 डिजिट्स जो है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। ना ये 5 से डिविजिबल है, ना ये 6 से डिविजिबल है, ना ये 8 से डिविजिबल है बेसिकली। तो ये सीधा 11 से 121 डिविजिबल है, तो इसका मतलब यहीं पे स्टॉप हो जाएगा मामला, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 बेसिकली 4 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है हमने काफ़ी करी हैं बचपन में, है ना। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये सब चीज़ें आपकी रिवाइज हो रही हैं क्या? हाँ, और बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे जब हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, ना, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। चलें आगे। अब वो बात करते हैं एलसीएम, है ना। एलसीएम, देखिए एलसीएम का सबसे अच्छा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। एलसीएम निकालने का सबसे बेहतरीन मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल देते हैं हम अपना एलसीएम। कैसे निकालते हैं? जैसे 3 नंबर्स दे रखे हैं हमें, तो 12, 18 और 24, और आप देखो प्राइम रखने हैं ना, यहाँ पे फैक्टराइजेशन कैसे रखने हैं, फैक्टर्स कैसे रखने हैं, प्राइम। सो 2 छिक 12, 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, राइट। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहले एचसीएफ निकालते समय हम स्टॉप कर देते थे क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं मिलता था, बट अब हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं मल्टीपल निकाल रहे हैं, वो भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो बेसिकली अब 2 से चलेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पे तो चल नहीं पाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर एक बार और करेंगे तो ये ऐसे हो गया, और फिर 3 1 1 1, ठीक है। सो जब आपके पास 1 1 1 1 1 मामला आ जाए ना, बस यहीं पे आपको रुक जाना है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 2 तिया 6, दूनी 12, दूनी 24, तिया 72। सो 72 इज द एलसीएम ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स, ऑल दीज 3 नंबर्स। ठीक है भैया, कहानी क्लियर है क्या? एलसीएम एंड एचसीएफ की कहानी क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए। अच्छा, अब एक बहुत ही प्यारी सी बात जो है वो यहां पे प्लीज आप लोग नोट कर लेना, एंड दिस इज टिपिकली फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए मैं लिखवा रहा हूं, यानी कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब फॉर 2 नेचुरल नंबर्स, है ना। थोड़ा और वाइडर सेंस में बोलेंगे तो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, ए एंड बी के सेंस में बोल रहा हूं मैं। कहते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट होगी उनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के इक्वल होगी। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएम एंड एलसीएम ऑफ दोस 2 नंबर्स। और ये बिल्कुल भी ज्ञान आप जो है वो 3 नंबर्स में नहीं लगाएंगे, और ना कोई आपसे पूछने वाला है, ना आपको जरूरत पड़ेगी। अगर 3 नंबर्स हैं तो हम 2 एट ए टाइम का इस्तेमाल करते हैं ना, 2 एट ए टाइम का, ठीक है। सो ए इंटू बी, राइट, इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट। मैं रोहित सोलंकी पुर्तगीज से आया पढ़ाने बच्चों को। हमारे पोर्तुगल में तो ये आईआईटी जेई एग्ज़ाम होता ही नहीं है, ये ओनली इंडिया में होता है, हिंदुस्तान में होता है। हाँ, हमारे यहाँ फॉर्म होता, हमारे यहाँ बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं आईआईटी ये पोर्तुगीज में। ठीक है, ओके, चलो। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शंस आपको पता ही है यार, ठीक है। ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, अपॉन एफ, है ना। सो बेसिकली देखिए एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस है ना, मतलब वो इस तरह के नंबर्स का फ्रैक्शन बोल रहा है आपको, है ना, ठीक है। ए ऐसे, सी अपॉन डी, ई अपॉन एफ, है ना, ऐसे इनका एचसीएफ बोल रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना भैया, देखो अगर एचसीएफ है तो न्यूमरेटर में एचसीएफ रहेगा ना। सो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, है ना, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स ACE अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स BDF, है ना। क्या बोला मैं ये मैंने? एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इज बेसिकली एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन में भी अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। और अगर एलसीएम चाहिए भैया, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस चाहिए, तो भैया ऊपर कौन रहता है? भगवान।
या फिर मालिक, है ना, मालिक साहब रहते हैं ऊपर, ठीक है। सो एलसीएम अगर निकालना है तो ऊपर की जगह एलसीएम मालिक रहेगी, है ना। सो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है ना। सो इट इज, अगर एलसीएम निकालना है फ्रैक्शंस का तो न्यूमरेटर में एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये आपको याद रखनी है, बहुत ही सिंपल सी बात। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से बोलो, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के बिना जिंदगी अधूरी है। सो एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस निकालना है भैया, है ना। सो एचसीएफ ऑफ 4/5, 2/5 एंड 3/4, है ना। तो न्यूमरेटर में आएगा एचसीएफ ऑफ 4, 2 एंड 3 एंड डिनोमिनेटर में आएगा एलसीएम ऑफ 5, 5 एंड 4, ठीक है। सो बच्चों क्या हो जाएगा भैया, एचसीएफ कितना लिख देंगे भैया 4, 2, 3 का, जल्दी बोलो। इट इज 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड दिस इज, ठीक है, 3। बल्कि ओहो, हमने ये एचसीएफ में गड़बड़ कर दिया ना। सो 4, 2, 3 की अगर हम लोग बात करें तो एक साथ कोई ऐसा प्राइम फैक्टर है क्या दुनिया का जो इसको एक साथ डिवाइड कर दे? 2 3 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, आहा, और 3 4 को और 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। सो गाइज यहां पे प्राइम फैक्टर तो नहीं मिलेगा, बट हाँ वन ऑफ द फैक्टर, मतलब प्राइम फैक्टर्स को नहीं मिल रहे हैं बट वन ऑफ द फैक्टर 1 मिल सकता है जो इसको सबको डिवाइड कर सकता है। तो यहां पे एचसीएफ तो 1 आ गया। अपॉन एलसीएम में, अब देखिए एलसीएम में 5 5 4 की अगर हम बात करेंगे तो 5 चौक 20 आ जाएगा ना, 5 एकम 5, 5 एकम 5। देखिए एचसीएफ में एक साथ तीनों को डिवीजन जरूरी है, एचसीएफ में तीनों नंबर्स किसी एक फैक्टर से डिवाइड होने जरूरी हैं। और एलसीएम में अगर ये 2 हो पा रहे हैं, ठीक है, और अगली लाइन में हम लोग, है ना, हालांकि 4 प्राइम नहीं है तो टेक्निकली तो इसको ऐसे 2 बार चलाना चाहिए, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 दूनी 10, दूनी 20, सो 5 चौक 20 भी हम लोग लिख सकते थे। तो 1/20 विल बी द एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शंस। ये बात क्लियर है क्या मेरे भाई? भाई एचसीएफ में कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं था जो तीनों को एक साथ डिवाइड कर दे, तो नो प्राइम फैक्टर्स, तो ओनली रिमेनिंग फैक्टर इज व्हाट, 1, ठीक है। हाँ, सो अभी फंडामेंटल थ्योरम में बताएंगे आपको कि अगर प्राइम फैक्टर नहीं है तो कंपोजिट फैक्टर्स भी नहीं हो सकते। आपको पता है अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो कंपोजिट फैक्टर भी नहीं हो सकते। तो उसमें फिर एक ही, ओनली 1 इज द ओनली फैक्टर, है ना। तो अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आगे बताएंगे, तो उसमें बताएंगे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है। चलिए, तो एलसीएम की बात कर रहे थे भैया। एलसीएम 4/5 एंड 2/5 एंड 3/4। सो ऊपर आ जाएगा एलसीएम ऑफ 4, 2 और 3 एंड नीचे आ जाएगा एचसीएफ ऑफ 5, 5 और 4, ठीक है। सो बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, 4 2 3 का एलसीएम, है ना, 4 2 3 का एलसीएम। अब देखिए एलसीएम ऑफ 4 2 3 तो निकाल देंगे। अब देखिए मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, जरा चेक करिएगा। 4 2 3, तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ही कर रहा हूं, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है ना। एलसीएम में ये काम चल सकता है, एलसीएम में सबको डिवाइड करने का नीड नहीं होता। सो 2 1 2, 2 1 2, है ना। अब यहाँ पे एक बार 3 में चल जाएगा ना, ठीक है। सो 2 दूनी 4, 3 12, सो यहाँ पे आ जाएगा भैया 12 और नीचे एचसीएफ ऑफ 5 5 4। अब एचसीएफ ऑफ 5 5 4 अगर आपको चाहिए बच्चों, ठीक है, सो 5 5 और 4 का एचसीएफ। सो देखिए प्राइम है बट इसको डिवाइड कर देगा, इसको नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओहो, और अगर आप 2 चलाओगे तो खाली इसको डिवाइड करेगा, इसको नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब नो प्राइम फैक्टर वा, कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं है। तो एकमात्र एक ही जो है वो सबको डिवाइड कर पाएगा। जब कोई प्राइम फैक्टर नहीं है तो कोई कंपोजिट फैक्टर भी नहीं होगा, तो मात्र एक जो है वन ऑफ द फैक्टर बचेगा। सो एचसीएफ यहां पे 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी कि यहां पे एलसीएम अपॉन एचसीएफ इट इज 12, ठीक है। और आप फील भी कर सकते हैं बच्चों, पता क्या है फील कर सकते हो? फील ये कर सकते हो कि सही में अगर आप देखो
तो इस फ्रैक्शन का, इस फ्रैक्शन का और इस फ्रैक्शन का देखिएगा, फील करिएगा। सही में अगर आप फील करेंगे तो ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन, इन तीनों के अगर हम मल्टीपल्स लिखने पे आ जाएं, मान के चलो 4/5 के मल्टीपल लिख रहे हैं तो 4/5, फिर 8/5, ठीक है ना, और ऐसे करके जो है 12/5, ठीक है ना, ऐसे करके हमने मल्टीपल लिखने शुरू कर दिए और 2/5 के भी मल्टीपल करने शुरू कर दिए। सो दिस इज़ 2/5, 2 दूनी 4/5, ठीक है ना, और ऐसे 3/4 के भी मल्टीपल लिखने शुरू कर दिए। सो 3/4 और ये 2 दिया 6/4। तो ऐसे करके आगे जाके ना एक कॉमन मल्टीपल आएगा 12, यहाँ पे और यहाँ पे, और वो कॉमन बैठेगा तीनों का। और कब होगा वो, देखिए अगर आप इसके अंदर जरा बहुत ही ध्यान से देखेंगे, 15 की मल्टीप्लाई कर दें, सो इसका 15th मल्टीपल 12 होगा, इसका 15th मल्टीपल 12 होगा, 15th मल्टीपल। इसमें अगर देखेंगे 2/5 की बात करेंगे तो यहां पे अगर आप देखें तो 30th मल्टीपल 12 आएगा। कितना? 30th मल्टीपल। आप 30 से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 अंक 30, 6 दूनी 12। और इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें अगर आगे चलेंगे तो बात करेंगे, सो ये हो जाएगा आपके पास 12th मल्टीपल, सो 4 तिया 12, बल्कि 16th मल्टीपल है ना, 16th मल्टीपल है ना। 3/4 को अगर हम लोग उसकी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। और इसका 15th, 30th, 16 ये कॉमन मल्टीपल होगा और सबसे छोटा मल्टीपल, छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, राइट है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली मैं आपको फील कराने की ये कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपने इसके लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स लिखे, इसके लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स लिखे, इसके लिस्ट ऑफ मल्टीपल्स लिखे, तो इसकी 15वीं टर्म और इसकी 30वीं टर्म और इसकी 16th टर्म ये तीनों कॉमन होंगी और ये पहली कॉमन टर्म आएगी। उसके बाद आगे भी कॉमन टर्म्स मिल सकती हैं, है ना। उसके बाद एलसीएम के मल्टीपल आगे कॉमन टर्म्स होंगे, है ना। तो 12 का मल्टीपल 24, तो 24 अगली कॉमन टर्म होगी। फिर 12 तिया 36, उसके बाद अगली कॉमन टर्म वो होगी, ठीक है ना। सो खैर इतना डीप में घुसने का जरूरत नहीं है, बस आई ट्राई टू मेक यू गाइस फील, ठीक है। चलिए, है ना। बट आप तुम जेई एस्पिरेंट हो तो थोड़ा सा तुमको हमेशा एक्स्ट्रा नॉलेज का एक भूख होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ कैसे नंबर्स की, है ना। जीरो एंड नॉन जीरो, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, इरेशनल इरेशनल, इरेशनल रैशनल, ठीक है। चलिए तो एक एक करके केसेस को डिस्कस करते हैं। थोड़ा ब्रेक लेके वीडियो में पॉज का बटन दबा के अंगड़ाई ले लिया करो, पानी पी लिया करो, एक आधा केला खा लिया करो, है ना। हाँ, है ना। और एक गाना भी गा लिया करो, तुम याद ना आया करो, तुम बिल्कुल याद ना आया करो, ठीक है। एंड वापस से टॉपिक पे आ जाया करो, ठीक है। अब देखिए अगर कोई जीरो है और कोई दूसरा नॉन जीरो नंबर है और मुझे इसका एचसीएफ चाहिए, तो देखिएगा बहुत ध्यान से, जीरो के फैक्टर्स यानी कि कौन कौन से नंबर्स उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओनली पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो 1, और ये जो के नंबर है ये मुझे पता नहीं, राइट। तो के नंबर्स को 1 और के तो कम से कम डिवाइड कर ही सकते हैं, लेकिन वो बात कर रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ही कॉमन फैक्टर है और यही हाईएस्ट होगा। सो एचसीएफ ऑफ जीरो और नॉन जीरो नंबर। और सुनो, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यहां स्पष्ट बिल्कुल प्रूफ के साथ बता रहा हूं। तुम थोड़ा चैट जीपीटी के पास जाओगे ना तो वो उल्टे सीधे आंसर बताता है ना। हाँ, चैट जीपीटी पे पता है आपको, जेई एडवांस का पेपर फेल कर चुका है चैट जीपीटी। तो भारत में जो है उसकी औकात थोड़ी नीचे हो गई है ना, थोड़ा हल्के में रहो, है ना। हमारा पेपर तुम इंजीनियरिंग का पास नहीं कर पाए हो तो पहले अपना लेवल बढ़ाओ, ठीक है। तो चैट जीपीटी पे एकदम से भी सारे रिजल्ट्स पे आप रिलाई मत करना, एरर्स बहुत होते हैं, है ना। आप कुछ नंबर्स डाल के देखोगे तो वो हर बार जैसे आप नंबर डाल के देखोगे, कहोगे कि भाई -3 का और 4 का एलसीएम बताओ, तो कहेगा कि एलसीएम हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फिर बोलेगा भाई जीरो और नॉन जीरो का एलसीएम निकाल के दिखाओ, तो कह देगा कि एलसीएम जीरो होना चाहिए, है ना। जबकि आप सोचो कि एलसीएम जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 1 से, है ना, फर्स्ट मल्टीपल से स्टार्ट होते हैं।
फर्स्ट मल्टीपल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट मल्टीपल से स्टार्ट होंगे तो सिर्फ जीरो का ही फर्स्ट मल्टीपल जीरो आएगा, बाकी किसी भी नंबर का फर्स्ट मल्टीपल जीरो नहीं आ सकता, तो एलसीएम तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो चैट जीपीटी अलग अलग तरीके के जवाब देता रहता है, तो उसको भाई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेने का है ना। हाँ, सो अब अगर मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम ऑफ जीरो एंड नॉन जीरो नंबर है ना, लेट्स से के मेरा एक नॉन जीरो नंबर है। सो देखो अब बहुत ध्यान से समझना, जीरो के मल्टीपल क्या हैं भैया, इट इज जीरो का फर्स्ट मल्टीपल भी जीरो, सेकंड मल्टीपल भी जीरो, थर्ड मल्टीपल भी जीरो। और के का अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट मल्टीपल, के नॉन जीरो नंबर है तो फर्स्ट मल्टीपल इसका के आएगा, सेकंड मल्टीपल 2 के आएगा। तो लीस्ट कॉमन, पहली बात तो कुछ कॉमन ही नहीं है, पहली बात तो कुछ कॉमन ही नहीं है। कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या तुमको? जब कॉमन ही नहीं है तो लीस्ट कॉमन कैसे निकालोगे? तो इट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। सो एलसीएम, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ जीरो एंड नॉन जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। हमने आपको इसका प्रूफ भी बताया है। बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं मैथ्स में, आप उधर कोरा पे जाओगे तो कुछ और लिखे रहेगा, मैथ स्टैक एक्सचेंज पे जाओगे तो कुछ और लिखा रहेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ जाते रहोगे तो अलग अलग जगह पे कुछ ना कुछ लिखा रहता है ना। और वहीं लोग ही अपनी दिमाग की गंदगी को पोस्ट करते रहते हैं। हाँ ठीक है भाई, हाँ चलो, तो बाकी है ना कमेंट्स करते रहा करो आप, है ना। जैसे कल एक बच्ची ने बहुत ही प्यारी बात कही, रेशो में और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, तो जब हम लोग रेशो पढ़ाएंगे तो ये वाला डाउट भी लेंगे उसका बच्चे का, है ना। चलिए, तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ जीरो एंड नॉन जीरो बता दिया, ठीक है। अच्छा एक बात समझिएगा, एचसीएफ एंड एलसीएम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मान लो मेरे पास एचसीएफ ऑफ मैं क्या लिख रहा हूँ, -2 और 3 की बात कर रहा हूँ। सो -2 के फैक्टर्स क्या होंगे, -2 के फैक्टर्स क्या होंगे? अब हम कौन से फैक्टर्स की बात कर रहे हैं? पॉजिटिव फैक्टर्स की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। सो 1, ठीक है, और 2, इससे आप डिवाइड कर सकते हो -2 को। अच्छा 3 की बात करें तो 1 और 3, सो एक ही कॉमन फैक्टर हो गया, राइट, इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। सो एचसीएफ कितना हो गया भैया, एचसीएफ ऑफ -2 एंड 3 इज 1। बट ये तो मैंने को प्राइम नंबर्स ले लिया, चलो ठीक है, मैं कुछ और लेता हूँ, मान लो मैंने एचसीएफ ऑफ -2 एंड 8 ले लिया। तो अब आप देखो -2 के फैक्टर्स कितने होंगे भैया, इट इज पॉजिटिव फैक्टर्स हमेशा, है ना, वो पॉजिटिव इंटीजर जो इनको डिवाइड कर सके। तो ये 1, 2 और 8 के कॉमन फैक्टर्स कितने हो गए भैया, 1, 2, 4, 8, इन सबसे आप 8 को डिवाइड कर सकते हो। सो कॉमन फैक्टर्स आर व्हाट, कॉमन फैक्टर्स आर दिस एंड दिस कॉमन फैक्टर्स, दिस एंड दिस इज आल्सो कॉमन फैक्टर्स। सो व्हाट वी कैन से कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इट इज 2, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इट इज 2। सो एक बात और भी कहते हैं कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स हो तो इग्नोरिंग देयर साइंस, साइंस मतलब साइंस वाला साइंस नहीं, पीसीएम वाला साइंस नहीं, साइंस मतलब SIGNS, ठीक है ना, ये वाले साइंस। सो इग्नोरिंग देयर साइंस, उनके एब्सोल्यूट वैल्यू के आप एलसीएम एचसीएफ ले सकते हो, ठीक है ना। और वैसे भी यार तुम खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, कभी भी तुमको एलसीएम लेने की जरूरत कब पड़ती है? ऐसे तभी तो इसका और इस क्वांटिटी का तो एलसीएम लेते हो तुम, और अगर ये नेगेटिव है तो ऊपर पहुंचा देना, क्या दिक्कत है मेरे भाई, ऊपर पहुंचा दे, अब ले ले एलसीएम एचसीएफ, जो भी करना। एलसीएम की जरूरत पड़ती है, एचसीएफ की तो बहुत ही कम जरूरत पड़ती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, एचसीएफ तो वैसी हवा का कॉन्सेप्ट है। सो एलसीएम की जरूरत पड़ती है तो वी कैन नेगेटिव साइंस को हम ऊपर भेज सकते हैं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई देखो, इस हिसाब से हम लोग क्या लर्न कर सकते हैं, इस हिसाब से हम लर्न ये कर सकते हैं कि भाई अगर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव नेगेटिव नंबर्स हैं तो व्हाट वी डू, हम लोग इनके मॉड्यूलस का एचसीएफ और एलसीएम ले लेते हैं, मॉड्यूलस का, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? हाँ, क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव मल्टीपल्स की बात करते हैं और पॉजिटिव ही फैक्टर्स की बात करते हैं ना। हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स में आपको बताया कि भाई फैक्टर्स भी हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, और भाई फैक्टर्स कैसे लेते हैं, नेचुरल नंबर फैक्टर्स लेते हैं हम लोग, और मल्टीपल्स भी नेचुरल नंबर मल्टीपल्स लेते हैं, है ना। तो हमने अपनी एंटायर स्टडी की अगर हम लोग बात करें तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हमारे कैसे थे, मल्टीपल्स भी हम लोग किसी भी नंबर का अगर मल्टीपल लेते थे हम लोग तो हम उसकी n से मल्टीप्लाई करते हैं ना। जैसे अगर मान लो 2 का मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो n कहाँ होगा, n बेसिकली हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और फैक्टर्स भी हम लोग 1 से लिस्ट करना शुरू करते हैं, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ इर्रेशनल नंबर्स है ना, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। इर्रेशनल के बीच में आपको एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, एंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ इर्रेशनल एंड रैशनल।
सो देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये जो HCF और LCM होता है, इसमें F वर्ड का मतलब फैक्टर होता है। और कैसा फैक्टर? ये फैक्टर कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। और LCM में ये जो M वर्ड होता है, ये होता है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब किसी नंबर के, है ना, फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल, है ना, गुना करके जो नंबर आते हैं ना, मल्टीप्लाई करके जो नंबर आते हैं। और मल्टीपल भी कैसे होने चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि बेसिकली पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि आप जो नंबर की गुना करके निकाल रहे हैं ना, तो ये नंबर जो है n, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, है ना। फर्स्ट मल्टीपल, 1 से गुना, 2 से गुना, है ना। यानी कि जो आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1.5 से तो मल्टीप्लाई नहीं करते, 2.5 से तो मल्टीप्लाई नहीं करते, है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीपल्स हम लोग कहाँ करते हैं, है ना, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब जरा समझिएगा, ये वाला केस लेते हैं ना, HCF ऑफ इरेशनल एंड रैशनल। अब देखिए कभी भी आप खुद सोचो, अगर कोई इरेशनल नंबर है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल HCF ऑफ इरेशनल नंबर ले लेते हैं, लेट्स से पाई, और रैशनल नंबर लेते हैं लेट्स से 2। ठीक है, अब पाई के फैक्टर्स लिखने शुरू करो, आप लिख ही नहीं पाओगे। पाई के फैक्टर्स ही नहीं लिख पाओगे। क्या पाई को 1 से डिवाइड करोगे? 1 से जब पाई को डिवाइड करोगे तो कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? पाई, है ना, पाई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऐसे करोगे। लेकिन आप पाई से मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको क्या लेना है? इंटीग्रल मल्टीप्लाई लेना है। यानी कि किस चीज़ को? देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल आप कब मानते हैं? जब 15 से 6 को डिवाइड करते हैं, तो ऐसे तो ये भी 2.5 आ गया, तो ये भी डिविजिबल होना चाहिए, है ना। लेकिन डिविजिबल इस केस में नहीं मानते, डिविजिबल इस केस में मानते हैं कि जब डिवाइड करके जो क्वेश्चन आए वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है ना। तो अगर आप पाई को 1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा? पाई, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो इसलिए आप 1 से भी पाई को डिवाइड नहीं कर सकते, तो पाई के कोई फैक्टर्स नहीं है। इनफैक्ट किसी भी इरेशनल नंबर के, कोई भी इरेशनल नंबर के नो फैक्टर्स। जब इरेशनल नंबर के फैक्टर्स ही नहीं होते, जब इंटीग्रल फैक्टर्स ही नहीं होते, जब पॉजिटिव इंटीग्रल फैक्टर्स ही नहीं होते, तो HCF क्या खाक निकालोगे? HCF डू नॉट एग्जिस्ट, HCF डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है क्या बात? क्लियर है क्या? चलिए, सो इरेशनल नंबर्स के साथ अगर रैशनल नंबर का HCF निकालोगे कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 भी नहीं लिख सकते क्योंकि इरेशनल नंबर के कोई फैक्टर्स नहीं होते। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात समझिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, अब मैं LCM बिटवीन इरेशनल एंड रैशनल निकाल रहा हूं। ठीक है ना, इसको हटा रहा हूं मैं। सो LCM बिटवीन, अगर मैं पाई एंड 2 निकालूंगा तो देखो अब पाई के मल्टीपल्स लिखना शुरू करो। इट इज पाई, 2 पाई, 3 पाई, है ना, ऐसे। एंड 2 के मल्टीपल्स लिखना शुरू करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ऐसे। अब पाई ऐसा है ना, पाई ऐसा है जैसे मतलब नेवर एंडिंग गेम, है ना। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है कभी टर्मिनेट नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसके पीछे बैठ जाओ तो आप पाताल लोक निकल जाओगे, है ना। इतना लंबा चलता रहेगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन। सो अब खुद सोचो, जब अगर ऐसा है ट्रांसेंडेंटल नंबर है तो कभी भी वो किसी भी रैशनल क्वांटिटी के इक्वल नहीं आ सकता, है ना, किसी भी इंटीग्रल क्वांटिटी के इक्वल नहीं आ सकता, तो कोई कॉमन मल्टीपल होगा ही नहीं। तो अगर इरेशनल और रैशनल की बात करते हैं तो कभी भी हमको जो है LCM मिल जाए पॉसिबल नहीं है ना। सो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा सर ये क्या हमेशा के लिए हम याद रख लें? हमेशा के लिए याद रख लें, बिल्कुल हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए याद रख लो कि इरेशनल और रैशनल के बीच में ना तो HCF एग्जिस्ट करता, है ना। देखिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करते ना, डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। कुछ लोग इतने महान व्यक्ति हैं, पाई बाई 2 प्लस 2 अपॉन पाई, है ना, इसका LCM ले लेंगे खट से, पाई 2 का 2 पाई और ये इधर पाई स्क्वायर प्लस 4, है ना। ये भाई साहब खतरनाक एकदम। तो मेरे भाई ये पाई और 2 का LCM आप ले ही नहीं सकते, आपने गलत कर दिया, है ना, ये गलत कर दिया आपने। ठीक है, अब इरेशनल और इरेशनल के बीच में जरा HCF और LCM की स्टडी करते हैं ना। तो फटाफट से इतनी जानकारी नोट करिए भैया सभी लोग, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए अब क्या कौन सा केस पढ़ेंगे भैया? HCF एंड LCM ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल, है ना। सो HCF ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल एंड LCM ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल।
तो जरा केसेस पढ़ते हैं भैया, है ना। अब देखिएगा भैया बहुत ध्यान से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इरेशनल के तो फैक्टर्स ही नहीं होते हैं, नो फैक्टर्स। तो इसका मतलब भैया जब फैक्टर्स ही नहीं होंगे तो भैया कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, डू नॉट एग्जिस्ट, जिंदगी भर के लिए याद रख लो। बट अब एलसीएम की बात करते हैं अगर हम, सो एलसीएम की अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो एलसीएम, अब लेट्स से एलसीएम ऑफ, मैं ले लेता हूँ एक नंबर ले लेता हूँ √2 और एक ले लेता हूँ √3, ठीक है ना। इसका एलसीएम चेक करते हैं। तो √2 के मल्टीपल क्या आएंगे भैया, √2, फिर इसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2√2, फिर 3√2, ठीक है ना। एंड ऐसे चलता रहेगा मामला। और √3 की मल्टीप्लाई अगर हम लोग करेंगे तो √3 एंड 2√3 एंड ये 3√3, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ना आएगा, ठीक है। सो कॉमन नहीं आ रहा है तो इसलिए, ना कॉमन आ रहा है तो इसलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी नहीं निकाल पाएंगे, डू नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इरेशनल और इरेशनल के केस में हमेशा नहीं होता है, ऐसा हमेशा ऐसा नहीं होता है। आपको इसका दूसरा केस भी बताता हूँ, आपको इसका दूसरा केस भी बताता हूँ मेरे भाई, ठीक है। अब देखिएगा एलसीएम ऑफ, मैं आपको बोलूँ 2√2 एंड 6√2, है ना, इसकी बात करते हैं। ये भी दोनों इरेशनल क्वांटिटी है। तो अगर मैं 2√2 के मल्टीपल लिखूंगा तो 2√2, ठीक है, 2 दूनी 4 √2, 2 तिया 6√2, राइट, सो ऑन। और 6√2 के मल्टीपल लिखूंगा तो 6√2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 दूनी 12√2। मल्टीप्लाई में 1 से स्टार्ट करता हूँ, है ना, 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ। अब मेरे को मिल गया भैया, कॉमन भी मिल गया और लीस्ट कॉमन भी मिल गया। तो यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6√2। तो खोपड़ी खोल के दिमाग में रख लेना इस बात को, ठीक है, और उसी हिसाब से एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट लगाना। सर हमको तो बहुत अच्छे से आता था एलसीएम एचसीएफ, हट बड़वाक, ये कहाँ आता था, ठीक है, चलो नोट कर लो। अब देखो, नोट कर लो भाई, नोट कर लो, बहुत टाइम हो गया यार। अब आगे चलेंगे तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स एंड फ्रैक्शंस भी कवर हो गया। नाउ पढ़ेंगे हम लोग स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। तो मैं आपको बहुत ही सिंपली, आप और हम साथ ही लिख लेंगे स्क्वायर्स ऑफ, है ना, कितने तक स्क्वायर लिख लो, 30 तक के स्क्वायर आने चाहिए हर बच्चे को, और 10 तक के क्यूब आने चाहिए कम से कम। फिर स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स निकालेंगे, देन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। तो अब ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक्स बचे नहीं है ना, तो चलते हैं भैया यहाँ पे, है ना। ये वाली बात नोट कर ली भाई मेरे भाई, है ना, इसको नोट करिए प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स सब चलिए और बात करते हैं स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, है ना। देखिए स्क्वायर्स और क्यूब्स अगर पता है तो स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स भी निकाल सकते हैं हम लोग। कम से कम 20-30 नंबर्स के तो स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स हमको मुंह जबानी रट जाएंगे, ठीक है। सो स्क्वायर्स अप टू 25 नहीं 30 तक लिखते हैं ना, अप टू 30 तक, और क्यूब्स अप टू 10, है ना। देखिए एक बात समझिए, 30 तक के स्क्वायर और 10 तक के क्यूब और कम से कम 20 तक के टेबल्स, ये तो मतलब हर बच्चे को आना ही चाहिए ना। ये नहीं आता तो फिर क्या ही करोगे यार, है ना। ये तो चाहिए, है ना, ये तो चाहिए मामला। चलिए, सो 30 नंबर तक के स्क्वायर्स के ना, तो 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर्स तो सबको पता है ना। 11 का स्क्वायर लिखेंगे मेरे साथ 121, ये मतलब रट लो यार, है ना। कुछ चीज़ें तो देखो रटनी पड़ेंगी ना हैबिट में लाने के लिए। सो 12 का स्क्वायर 144, ठीक है ना। 13 का स्क्वायर 169। तो ये बड़े रिपीट होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट में, जैसे 3, 4 और 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, तो इनके स्क्वायर्स क्या हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऐसे करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो है 12 का स्क्वायर 5, 12 और 13, तो इसका और इसका स्क्वायर्स का सम जो है वो 13 के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये बाद में पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ही बताऊंगा, बट स्क्वायर्स आने चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169 एंड 14 का स्क्वायर इज 196, ठीक है, और 15 का स्क्वायर इज 225, 16 का स्क्वायर इज 256, है ना। तो ये तो आपको हो गए भैया 11 से लेके 16 तक, ठीक है। अरे क्या होगा, चलिए अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 17 की बात करते हैं, तो 17 का स्क्वायर इज 289, 18 का स्क्वायर इज 324 एंड 19 का स्क्वायर इज 361, है ना। जब आप यूज़ करेंगे, मैं कहता हूँ कि याद मत करो, कुछ तो याद कर लो, बाकी यूज़ करते करते आपको, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा ना, जब कई बार आपके काम में आएगा ना। अच्छा, अब 21 से लेके, है ना, 21 से लेके, अब देखिए 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का, भाई देखते रहना भाई, कुछ गलत तो नहीं लिखवा दिया, 121, 141, 169, 196, 20, है ना, देख लियो भाई,
ठीक है। सो 22 का स्क्वायर 484, ठीक है। 23 का स्क्वायर इज 529 एंड 24 का स्क्वायर 576 एंड 25 का स्क्वायर इज 625। ये तो बिल्कुल बच्चू वाला है, ठीक है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि अब थोड़ा सा मिलता जुलता चलता है ना, अब मिलता जुलता चलता मामला। अब अगर आप देखो बहुत ध्यान से, तो यहाँ पे अगर मैं 25 के बाद 26 की बात करूँगा तो 26 स्क्वायर में एन टू डिजिट सेम रहेंगे ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 676। फिर 27 के स्क्वायर की बात करूँगा तो ये हो जाएगा 729, है ना, एन टू डिजिट सेम ही रहते हैं। 28 के स्क्वायर की बात करूँगा तो मैं 784, ठीक है। और 29 का स्क्वायर करूँगा तो मैं इट इज़ 841, ठीक है। और 30 का स्क्वायर तो यहाँ पे लिख ही सकते हैं, है ना, कितना भैया 900, ठीक है। ओके, सो भैया ये वाली बात ध्यान रहेगी आपको। और अब 10 तक के क्यूब भी याद कर लो ना, क्यूब। सो 1 का क्यूब तो 1 ही होता भाई, ये तो दुनिया का सबसे आसान क्यूब है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 4 चौक 16 चौका 64, 5 का क्यूब इज अरे 125, है ना, 5 5 25 5 125। 6 का क्यूब 216। ये हम लोग जब डाई को फेंकते हैं ना 3 बार, डाई को 3 बार फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस में भी कैलकुलेट करने में काम आता है। तो 7 का क्यूब इज 343, है ना, अभी थोड़ी बहुत देर पहले हम बात भी कर रहे थे। और जब हम लोग पावर्स की बात कर रहे थे ना, 7 पावर 1, 2 पावर 2 पावर 3, है ना। अच्छा, 8 की पावर 3 इज 512 और 9 की पावर 3 इज कितना हो जाएगा भैया 729, ठीक है ना। तो ये नंबर तो 2 जगह रिपीट हो गया ना, 729। बाकी 10 का क्यूब तो आपका 1000 होता ही है, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई, है ना। तो ये सब क्यूब्स एंड स्क्वायर्स याद कर लेना, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा स्क्वायर रूट्स निकालना सीखेंगे, बचपन वाला मेथड है ना, डिवीजन मेथड। चलिए, तो डिवीजन मेथड से थोड़ा सा स्क्वायर रूट्स निकालना सीखेंगे। और क्यूब रूट की भी एक बहुत ही प्यारी टेक्निक सिखाऊंगा आपको ना। क्यूब रूट मेरे ख्याल से आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं किया होगा ना, क्यूब रूट की भी टेक्निक सिखाऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब स्क्वायर रूट्स निकालेंगे भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए, तो क्वेश्चन करते हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। देखिए, ये नंबर तो बड़ा आसान है, ये तो अभी हमने पढ़ा भी है। 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो ये तो 0.16 का स्क्वायर लग रहा है मेरे को, है ना। 0.16 का स्क्वायर होगा भैया, 4 डेसिमल प्लेसेस होंगे। 16 का स्क्वायर 256, है ना, और यहाँ 0, तो 0.0256। तो यानी कि इसका आंसर तो मेरे पास डायरेक्ट भी आ गया, 0.16, है ना। तो ऐसे स्क्वायर्स अगर आपको याद है ना, तो आप बहुत सारे नंबर्स के क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, अप्रोक्सीमेटली निकाल सकते हो। और सुनो, तुम जेई का पेपर दे रहे हो, कोई गधे नहीं हो तुम, ठीक है। तो ये तुम देखोगे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस आते रहते हैं, 1 से लेकर 100 नंबर तक के स्क्वायर, वो उनके एग्ज़ाम में आता है ना, उनके एग्ज़ाम में आता है। जो ये रेलवे की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, उनके एग्जाम में ये 100 नंबर तक के स्क्वायर्स की नीड पड़ेगी। तुम्हारे यहाँ नहीं है ना, तुमको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, बेसिक मैथ्स पे अटके रहो, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये तो हमने ऐसा तो निकाल लिया, बट लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकालना है ना भाई, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना है। तो क्या करेंगे भैया, देखो जहाँ पे बंटवारा शुरू है मामला, यहाँ से देखो डेसिमल के बाद तो राइट साइड में जाएंगे ना, ईस्ट की तरफ, और 2-2 की पेयर बनेगी ना। तो मान के चलो यहाँ पे एक नंबर और होता, तो मैं इसमें 0 लगा के एक पेयर और बनाता फिर, ठीक है। बट यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने पेयर नहीं बनाया। और पॉइंट के लेफ्ट में 2-2 नंबर का पेयर इधर बनता है ना। तो यहाँ पे जैसा नहीं था तो मैंने 0 लगा दी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब लॉन्ग डिवीजन भैया सिंपल सी बात है। देखिए, जो नंबर आप यहाँ लोगे उसी से ही मल्टीप्लाई करोगे। स्क्वायर लेना होता है एक तरीके से बेसिकली, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली जो नंबर यहाँ पे डिवाइजर है वही आपका क्वोशिएंट होना चाहिए, ठीक है। सो ये 0 0 चला गया था, ठीक है। ये तो इधर हो गया भाई मामला। अब जैसे मैंने पॉइंट लगाया तो ये अगला नंबर जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखोगे, अब मैं यहाँ पे 1 चला सकता हूँ ना, 1 1 जा 1, ठीक है। अब 1 1 जा 1, तो 2 में से 1 गया 1, और ये बाकी रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज मैंने निकाली। अच्छा, मल्टीप्लाई ऊपर करते हो आप, बट ऐड नीचे करते हो, तो 1 और 1 2, ठीक है। अब अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो 6 टाइम्स चलोगे, ठीक है, तो 156 ही आ जाएगा। ओहो, जैसे रिमाइंडर 0 आ जाए, सो बेसिकली यही आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही काम करना है आपको, सेम ऐसे, ठीक है। सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं, सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं भैया।
52.2729 का स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। सो देखो मैं अप्रॉक्सीमेटली बता दूं आपको कि भाई 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, तो जो भी होगा ये होगा तो 7 पॉइंट समथिंग ही होगा, है ना। इतना तो मैं ज्ञान, इतना तो मुझे है ही ना कि मैं अप्रॉक्सीमेट तो बता ही सकता हूँ, 7 पॉइंट समथिंग होगा। और कई बार मेरा इससे ही काम चल जाता है, बट स्टिल अगर मेरे को एग्जैक्ट स्क्वायर रूट भी चाहिए तो भैया मैं यहाँ से ऐसे चलूँगा और यहाँ से ऐसे चलूँगा, ठीक है। डिवीजन मेथड से अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो देखिएगा भैया कौन सा नंबर चलाऊँ, जो डिवाइजर लूँगा वही क्वेश्चन लेना है। तो 2 दूनी 4, 5 3 3 9, है ना, 5 5 25, 7 7 49, तो 7, है ना। तो 7, और मेरे को क्लियर तो है ही भाई 7 पॉइंट समथिंग है तो 7 ही चलाना है। 7 7 जा 49, ठीक है। सो 12 में से 9 गया 3, ठीक है। पॉइंट लगाते ही अगले नंबर्स आ जाएंगे यहाँ पे। मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो ऐड नीचे करना पड़ेगा, 7 दूनी 14, ये यहाँ हो गया, ठीक है। अब बच्चों क्या चलूँ मैं, 2 टाइम्स 14 दूनी 28, 2 ही बार चल सकता हूँ ना। सो इसकी देखो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 3 बार चल देते तो 14 तिया 42 हो जाता, फिर ये 327 से ज़्यादा हो जाता। तो 7 में से 4 गया 3 और 12 में से 8 गया 4, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लाई ऊपर करी तो ऐड अब क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा। सो 144 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर्स जब आप सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आप नेक्स्ट 2 नंबर्स भी उतारोगे। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सही मायने में ये जो चीज़ है 14 चौका 56, 14 ती 42, 3 टाइम्स चला दूँ अगर मैं। सो 3 तिया 9 और 3 चौक 12 का 2 का हासिल को 1, 3 चौक 12 और 1 13 का 3 का हासिल को 1, 3 एकम 3 और 1 4। ओ भाई ये तो बिल्कुल करेक्ट ही आ गया। तो 7.23 आ जाएगा, 7.23 आ जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आइडिया चाहिए और कुछ नहीं है यार, है ना, डिवीजन मेथड से, ठीक है। हाँ अब देखो ये नंबर है 1.5129, इसका स्क्वायर रूट आप कमेंट करके बताना। क्या बताओगे आप कमेंट करके, है ना। और इसका स्क्वायर रूट तो आप देख के बता सकते हो, कैसे भैया, 0.000484 क्या होगा मेरे भाई। पहली बात तो हम देखेंगे पॉइंट के बाद क्या हो रहा है भैया, इवन डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, 1 2 3, हाँ है इवन डेसिमल प्लेसेस है। इवन डेसिमल प्लेसेस में क्या होता है ना कि फिर हम लोग वो मैनेज कर पाते हैं ना स्क्वायर को। अब ये 484 तो मुझे पता है किसका होता है भैया स्क्वायर, 22 का स्क्वायर होता है ये। अब 22 का स्क्वायर होता है तो अगर मैं 0.22 का होल स्क्वायर करूंगा तो मेरे को 4 डेसिमल प्लेसेस मिलेंगी, और 0.022 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे को 6 डेसिमल प्लेसेस मिलेंगे। तो मेरा वाला कौन सा वाला होगा, है ना, इट इज 0.022 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स, है ना। बस इसका स्क्वायर रूट तो निकाल ही देंगे, कितना आ जाएगा भैया, इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 0.000484 का कितना स्क्वायर रूट हो जाएगा, इट इज 0.022, ठीक है। ऐसे करके कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है भैया, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, क्लियर है आपको, वेरी गुड। अब क्यूब रूट सीखते हैं ना, क्यूब रूट सीखते हैं। क्यूब रूट को भी बढ़िया मेथड है मेरे पास, है ना, एक बहुत बढ़िया मेथड है फाइंडिंग क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट्स निकालने का मेथड निकालते हैं ना। हाउ टू फाइंड क्यूब रूट, इसके लिए थोड़े से 2-4 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। हाउ टू फाइंड क्यूब रूट, छोटा सा रूल है क्या, जो भी नंबर, है ना, 0 1 4 5 6 9, इनके जो क्यूब्स होते हैं उनकी यूनिट डिजिट, देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं बोल रहा हूं क्यूब्स ऑफ, पहला रूल है ना, क्यूब्स ऑफ 0 1 4 5 6 9, है ना, क्यूब्स ऑफ दिस हैव यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 9 रेस्पेक्टिवली मतलब क्या बोला भैया मैंने, क्यूब्स ऑफ दीज नंबर्स हैव यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 9 रेस्पेक्टिवली मतलब कि भैया 0 का क्यूब 0 पे एंड होगा, 1 का क्यूब 1 पे एंड होगा, 4 का क्यूब 4 पे एंड होगा, 5 का क्यूब 5 पे एंड होगा, 6 का क्यूब 6 पे एंड होगा, 9 का क्यूब 9 पे एंड होगा। और यही नहीं, कोई भी ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 9 है, उसके सभी के क्यूब जो हैं उनमें यूनिट डिजिट्स यही मिलेंगी आपको, ठीक है।
हाँ, तो मान के चलो अगर मैं कहता हूँ कि 24 के क्यूब में यूनिट डिजिट कहाँ मिलेगी, तो जो 4 के क्यूब में 4 ही यूनिट डिजिट मिल रही है, तो 24 के क्यूब में भी यूनिट डिजिट क्या मिलेगी भैया आपको, 4 ही मिलेगी। ठीक है, तो 0 1 4 5 6 9 जो नंबर्स हैं इनके क्यूब्स जो हैं उनकी यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 9 होती है, और कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट अगर 0 1 4 5 6 9 है उसके क्यूब भी ऐसे होंगे जिनमें यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 9 मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात, जैसे ये बात बताई ऐसी 2 और 8 का पेयर याद रखो। क्या पेयर, 2 के क्यूब में यूनिट डिजिट 8 मिलेगी और 8 के क्यूब में यूनिट डिजिट 2 मिलेगी, वाइस वर्सा है ये। तो इनके क्यूब में यूनिट डिजिट है ना एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, है ना। 2 के क्यूब में यूनिट डिजिट 8 मिलेगी, 8 के क्यूब में यूनिट डिजिट 2 मिलेगी। ठीक है, ये 2 बातें याद करना। फिर तीसरी बात याद रखना है कि 3 और 7 ये भी पेयर बनाते हैं, मतलब 3 के क्यूब में यूनिट डिजिट, ये छोटी सी बात है, याद हो जाएगी आपको। ठीक है ना, 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट 3 मिलती है। बस ये इतनी इंफॉर्मेशन जिस बच्चे ने याद कर ली, ये जिसने ये याद कर ली, बस हो गया काम, बस हो गया काम। अब देखो, अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, कैसे निकालते हैं क्यूब रूट, कैसे निकालते हैं। मान लो मुझे 729 का क्यूब रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो 729 में अगर मुझे यूनिट डिजिट 9 दिख गई तो इसका मतलब ये क्या होगा भैया, 9 या 9 से एंड होने वाले नंबर का ही क्यूब रूट होगा। अगर मुझे यूनिट डिजिट 9 दिख गई तो ये 9 या 9 से एंड होने वाले नंबर का ही क्यूब होगा। ठीक है, ओके। और ऐसा करने के बाद फिर आपको क्या कर देना है, लास्ट की 3 डिजिट डिलीट कर देनी है। तो इसका मतलब ये 9 का ही क्यूब है, राइट, ये 9 का ही क्यूब है, यानी कि इसका क्यूब रूट 9 ही होगा। कहने लगा सर अगर एक डिजिट और होती तो क्या करते, बताता हूं। अब देखो अगला केस देखो, 2744 है ना, 2744 इसका क्यूब रूट की बात कर रहे हैं। अब 0 1 4 5 6 9 अगर यूनिट डिजिट 4 है, देखो बात बहुत ध्यान से देखना, अगर यूनिट डिजिट 4 है तो इसका मतलब 4 या 4 के एंड होने वाले नंबर का ही क्यूब है ये। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट की 3 डिजिट आप जो है कैंसिल कर दो। अब ये जो नंबर बचा है, आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब इससे छोटा हो। तो देखो 1 का क्यूब 2 से छोटा है, तो 1 ही लिख देंगे यहाँ पे, दैट्स इट। मान के चलो यहाँ पे मान लो लेट्स से 8 नंबर होता, ठीक है ना, या लेट्स से यहाँ पे 9 होता, ठीक है ना, तो मैं एक ऐसा नंबर लेता जिसका क्यूब इससे जस्ट छोटा है, यानी कि 2 क्यूब लेस देन 9 है, तो मैं यहाँ पे 2 लेता, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है क्या? हाँ, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये लास्ट पार्ट है, इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। लास्ट पार्ट में उसने क्या बोला है भैया करने को, उसने बोला है 42875, इसका क्यूब रूट निकालो। सो इसका क्यूब रूट अगर अपन निकालेंगे तो देखो ये 5 से एंड होने वाला नंबर है ना, तो 5, अगर आप बहुत ध्यान से देखना 0 1 4 5 6 9 का क्या हिसाब है कि भाई कोई भी नंबर अगर 5 पे एंड हो रहा है तो उसका क्यूब का यूनिट डिजिट भी 5 ही होगा, ठीक है ना। सो अगर क्यूब का यूनिट डिजिट 5 है तो उस नंबर का भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा, ठीक है। तो 42875 में हमने ये लिख दिया। उसके बाद ये 3 टर्म्स तो कैंसिल कर दी। अब मैं 42 को देखूंगा, लास्ट के 3 डिजिट्स कैंसिल करनी होती है ना, अब ऐसा एक नंबर बताओ जिसका क्यूब 42 से छोटा हो। सो देखो 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो 3 का क्यूब क्योंकि लेस देन 42 होगा तो इसका मतलब यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा, सो 35। और इस तरीके से आप क्यूब रूट निकाल सकते हो। इफ नीडेड यू कैन फाइंड आउट द क्यूब रूट, ठीक है। क्लियर है ना, बढ़िया टेक्निक, बढ़िया है ना, मस्त टेक्निक है। फटाफट से जरा इसको भी नोट करिएगा। एंड फाइनली अब हम लोग बढ़ रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। छोटी से 2 प्रॉपर्टीज हैं, बस बात खत्म हो जाएगी। फटाफट से इसको नोट करिएगा प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए आइए स्टूडेंट्स, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है ये, है ना, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। आइए
हमारे किस काम आ जाएगा ये, है ना, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो अब बहुत ध्यान से समझिएगा ना यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हालांकि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से पहले एक डिवीजन परफॉर्म करते हैं ना। बेसिकली अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो 6 को अगर हम लोग 6 से अगर हम लोग 15 को डिवाइड करें तो 6 दूनी 12 और ये 3 बचा है ना, तो ये देखिए दिस इज कॉल्ड एज डिवाइजर, है ना, ये सभी को पता ही है। दिस इज कॉल्ड एज डिविडेंड, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज क्वोशिएंट एंड दिस इज कॉल्ड एज रिमाइंडर, है ना, रिमाइंडर, ठीक है ना, रिमाइंडर। सो बच्चों अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है, कि अगर हम बहुत ध्यान से देखो तो 15 को मैं लिख सकता हूं इट इज 6 इंटू 2 प्लस 3, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से थोड़ा सा मोर स्पेसिफिक है, उसके बारे में भी लिखवाता हूं, बट है यही चीज, है ना। सो बेसिकली वो क्या कहते हैं, जरा बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो कहता है कि भाई फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, ये किसके लिए बात चल रही है, एक एक वर्ड पे ध्यान दिया करो, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स, एनी 2 नेचुरल नंबर्स के लिए बात कही जा रही है। सो कहता है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, है ना, इफ हम b से a को डिवाइड करें, सो a इज इक्वल टू, है ना, अब देखिएगा अगर हम लोग b से a को डिवाइड करें सो कुछ क्वोशिएंट होगा और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा, ठीक है। सो वी कैन राइट डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और इस पे उसने बहुत ही प्यारी एक बात कही है ना, देखिए a और b का तो नेचर आपको पता ही है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेमा में 2 बातें हैं कि वेयर, पहली बात कि जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी एंड लेस देन डिवाइजर होगी, लेस देन डिवाइजर होगी। इस बात का हम बहुत ही ज़्यादा तगड़ा इस्तेमाल करने वाले हैं अभी एक छोटे से कॉन्सेप्ट में, है ना, मतलब कहने का मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। एंड दूसरा Q जो है क्वोशिएंट, इट कैन बी अ होल नंबर, ठीक है, इट कैन बी अ होल नंबर, है ना, होल नंबर, ठीक है ना। आप देखिएगा इसका फायदा समझिए, इसका फायदा समझिए। फायदा क्या है मेरे भाई, फायदा क्या है, फायदा क्या है, इसको नोट कर लीजिए प्लीज, है ना। अब देखिएगा इसका फायदा है बहुत बढ़िया, है ना। जो मैं चीज़ लिखवा रहा हूँ ना, इसको एक बार प्लीज़ आप इसका नोट भी बना लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ ना PDF में आती नहीं है फिर मैंने। सो व्हाट वी कैन से, बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि भैया एनी नेचुरल नंबर, है ना, अ नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एस, एक नेचुरल नंबर को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, या फिर हम लोग बोलेंगे नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे भैया, इट इज, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2q और 2 डिवाइजर है तो रिमाइंडर 2q प्लस 1, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3q और रिमाइंडर कितना रहेगा भैया, देखिएगा बहुत ध्यान से, ऐसे समझिए, अगर हम लोग किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, कोई क्वोशिएंट आएगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा, ये रिमाइंडर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन 2, यानी कि r की वैल्यू क्या रहेगी भैया, 0 रहेगी या फिर 1 रहेगी। सो यानी कि हम नेचुरल नंबर को कैसे शो कर सकते हैं भैया, 2q प्लस r के तौर पे, और 2q पर प्लस r का मतलब क्या है कि भैया 2q, r की वैल्यू 0 लेंगे तो 2q खाली, और 2q प्लस 1, r की वैल्यू अगर 1 लोगे तो 2q और 2q प्लस 1। सो हम लोग नेचुरल नंबर्स को 2q प्लस 1 के तौर पे शो कर सकते हैं, या फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के तौर पे शो कर सकते हैं, और इनकी जरूरत पड़ जाती है ना, क्वेश्चंस में इनकी जरूरत पड़ जाती है। 4 से डिवाइड करेंगे तो भैया, है ना, रिमाइंडर 3 तक जाएगा, है ना, 0 से लेके 3 तक, तो 4q
+1, 4q+2 एंड 4q+3, है ना। रिमाइंडर कहाँ तक जाएगा? 3 तक जाएगा ना। अगर हम लोग 4 से डिवाइड करें, देखो बहुत ध्यान से, अगर हम नेचुरल नंबर को 4 से डिवाइड करें तो कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 से लेके, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4, इट मीन्स आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3। तो यानी कि हमने यहाँ पे रिमाइंडर 0 रखा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। इस तरीके से बच्चों वी कैन एक्सपेंड नेचुरल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन। जो लेमा है उस हिसाब से हम लोग इस फॉर्म में अपने सभी नेचुरल नंबर्स को, है ना, एक्सप्रेस कर पाते हैं। ये सब चीज़ें क्वेश्चन में एज अ लॉजिक आपके काम आएगी, है ना, क्वेश्चन में आपके एज अ लॉजिक काम आएगी, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? हाँ, तो यूक्लिड्स डिवीजन ने इस तरीके से हमारी हेल्प करी। फटाफट से आप इसको प्लीज नोटम करिए, है ना, फटाफट से नोट करिए प्लीज। अब स्टूडेंट्स वो कह रहा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2n एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2n+1। सो देखिए नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको या तो 2n फॉर्म में मिलेंगे या 2n+1। ये क्लियरली 2 से डिविजिबल हैं या फिर मल्टीपल ऑफ 2, डिविजिबल बाई 2, तो ये वाली इवन हो गए, एंड दीज आर नॉट डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना। इनको आप 2 से डिविजिबल नहीं कर सकते हैं, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तभी तो रिमाइंडर बचा भैया। रिमाइंडर क्यों बचा? जब डिविजिबल नहीं था तभी तो। सो नॉट डिविजिबल बाई 2 एंड हैंस ऑड हो गए, ठीक है। चलिए, तो अब एक लास्ट टॉपिक बच गया है जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है भैया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। चलिए, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके बाद हम लोग गाना गाएंगे, महफिल में तेरी हम ना रहे जो गम तो नहीं है, ये वाला, है ना, पूरा गाएंगे। ओ कितनी दफा सुबह को मेरी मैंने आंगन में बैठे तेरे शाम किया, बहुत बड़ा ठलवा हूँ मैं, बहुत बड़ा ठलवा हूँ मैं, बहुत बड़ा ठलवा हूँ मैं, हो पिया। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अर्थमेटिक। देखो इसमें ना कुछ मैंने लिखा है थ्योरम्स, है ना, तो इसमें 1, 2, 3 थ्योरम्स और लिखवाऊंगा, है ना। सो पहले तो कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड, मतलब आपका मेरा सबका प्राइम फैक्टराइजेशन सेम आएगा, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है ना, जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं। तो यानी कि अगर इसका मतलब क्या कह सकते हैं भैया, कि अगर कोई नंबर है और उसके कोई प्राइम फैक्टर्स नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मतलब उसके कोई कंपोजिट फैक्टर भी नहीं होंगे। इसका मतलब उस नंबर का 1 इज द ओनली फैक्टर, ठीक है भैया। अगर प्राइम फैक्टर नहीं है तो कंपोजिट फैक्टर भी नहीं होंगे, क्योंकि कंपोजिट नंबर्स जो हैं वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के तौर पे तो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, बट प्राइम फैक्टर ही नहीं है तो कंपोजिट फैक्टर्स भी कहीं होंगे। 1 इज द ओनली फैक्टर, बहुत अच्छी बात है ना। ये न्यूमर नहीं है, नंबर है ना, नंबर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक थ्योरम और लिखवाता हूं मैं आपको, ठीक है, जो हमने बचपन में पढ़ी थी। क्या कि अगर, है ना, दूसरी थ्योरम है ना, अगर p/q का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, p/q का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा अगर q is of the form 2 की पावर m 5 की पावर n, where m and n are positive integers, ठीक है। सो p/q का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा अगर डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है, 2 की पावर m 5 की पावर n का फॉर्म का है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि p/q का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। कब होगा भैया? अगर
अगर q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर 5 2 की पावर m 5 की पावर n। सो बेसिकली लॉजिक क्या है कि अगर 2 और 5 का पेयर मिला तो प्रोडक्ट हो जाएगी 0, राइट है। और नीचे अगर मतलब नंबर्स हैं एंडिंग विद द 0, देन वी कैन कन्वर्ट द एंटायर p अपॉन q इनटू द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो वही लॉजिक है, ठीक है। तो बस एक लास्ट क्वेश्चन और कर दो, इसको फटाफट से नोट करो भैया, ठीक है। तो यहां पे हम लोग किन की बात कर रहे हैं भाई, ये नंबर कैसा है। अच्छा इसके बाद बताओ, मान लो हम किसी नंबर के फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई नो प्राइम फैक्टर नो कंपोजिट फैक्टर, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की, ठीक है, नेचुरल नंबर्स की। क्योंकि अगर तुम्हें ध्यान हो मूर्खो, तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं ना। सो क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स में लिखवाया था आपको, प्राइम, वन एंड कंपोजिट, ठीक है। सो नेचुरल नंबर मैं कह रहा हूं कि अगर नो प्राइम फैक्टर्स तो नो कंपोजिट फैक्टर्स, तो वन इज द ओनली फैक्टर, ठीक है भैया। ओके गाइस, सो चले भैया आगे चले क्या विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। चलिए इसका जवाब दीजिएगा आप मुझे कहां पे, कमेंट सेक्शन में ना, ठीक है। चलिए अब अच्छा चलता हूं हो दुआओं में याद रखना, ओ मेरे जिक्र का जुबां पे सुवाद रखना। इसके आगे मैं गाऊंगा अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी तो मैं भूल गया लिरिक्स हूँ। See you in the next lecture. Till then, goodbye. Love you and keep sharing these lectures. है ना, love you all. Bye bye.